रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? हिंदी में इसको कहते हैं श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। हेडिंग बना लो। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पढ़े थे हम लोग? डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर एक लाइन में पूछा जाए कि क्या कार्य है तो क्या कहोगे? बॉडी के सेल तक क्या पहुंचा देना? ग्लूकोज को पहुंचाना। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फंक्शन है वो केवल इतना है कि मानव के शरीर में जितने सारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है उन तक ग्लूकोज पहुंच जाए। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम से अगर पूछे हम लोगों को ऊर्जा मिलती है क्या, तो क्या कहेंगे? ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है, भोजन के पाचन में क्या होता है? मानव शरीर के अंदर पहले से जो उपलब्ध ऊर्जा है वो उस पाचन की प्रक्रिया में खर्च होती है। आपको याद होगा कि फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि हम लोगों के बॉडी में जितने भी ये एक्टिविटी चलते हैं उन सारे एक्टिविटीज को क्या बोला जाता है? मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। हिंदी में कहते हैं उपापचयी क्रिया। ठीक है, और ये जो मेटाबॉलिज्म होता है इसको दो वर्गों में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एक को कहते हैं एनाबॉलिज्म, ठीक है, एनाबॉलिज्म, और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं केटाबॉलिज्म। एक हो गया आपका एनाबॉलिज्म और दूसरा क्या हो गया? केटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म के क्या है? दो प्रकार हैं, दो टाइप्स हैं। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म क्या है? तो वो सारा एक्टिविटी जिसके द्वारा हम लोग अपने जीवन को जीते हैं, अगर इनमें से कोई भी एक्टिविटी रुक जाए तो इंसान अपने लाइफ को सरवाइव नहीं करेगा। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जितनी सारी हैं उनमें से सारी की सारी एक्टिविटियां लगभग किस एक्शन के अंतर्गत आती हैं? वोलेंट्री एक्शन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, वोलेंट्री एक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? ऐच्छिक क्रिया। इसे क्या कहते हैं? सॉरी, इनवोलेंट्री। हिंदी में क्या कहते हैं? अनैच्छिक क्रिया। क्या कहेंगे? अनैच्छिक क्रिया। ठीक है, तो जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैं सभी के सभी क्या है? इनवोलेंट्री एक्शन है, अनैच्छिक क्रिया। दी ऑल फंक्शंस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ, दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जैसे भोजन का पाचन किस में आता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी में है। अब पाचन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? खाना खा ले और खा करके कहेंगे पचने नहीं देंगे, हम लोग के कंट्रोल में है? नहीं है, तो कैसे एक्शन हो गया? इनवोलेंट्री। सांस रोक सकते हैं बहुत लंबे देर तक? नहीं रोक सकते हैं, कैसा एक्शन है? इनवोलेंट्री। ठीक है, अपने हार्ट को कहें कि आधा घंटा धड़कना बंद कर दो तो कोई करके देखो, कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, कैसा एक्शन हो गया? इनवोलेंट्री। तो मेटाबॉलिज्म उसे कहते हैं जिसके द्वारा हम लोग अपने जीवन को जी रहे हैं, और वो सारे कैसे होते हैं? अनैच्छिक होते हैं। ठीक है, अब ये दो प्रकार के हैं, एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म। जैसे केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया, उसे कितने वर्गों में बांटा जाता है? दो वर्गों में। एक आप लोगों ने पढ़ा, कौन सा? इंडोथर्मिक रिएक्शन, पढ़े हो ना, और दूसरा क्या पढ़े होगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये दो प्रकार का केमिकल रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक को क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और इसे क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ये पढ़े हो ना केमिस्ट्री में, दो तरह का केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन वह है जिसको करवाने के बाद एनर्जी रिलीज करे। ठीक है, वैसा केमिकल रिएक्शन जो हो तो ऊर्जा निकले उसको क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। और वैसा केमिकल रिएक्शन जिसको करवाने में ऊर्जा लगे, खर्च हो, वो क्या कहलाएगा? इंडोथर्मिक। एग्जाम्पल के रूप में आपके पास एक बीकर में पानी है और बीकर के पानी में आप क्या डाल रहे हैं? चूना पत्थर, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसमें चूना पत्थर जैसे ही आप इस बीकर के पानी में डालिएगा तो क्या पाइएगा? तुरंत यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो होगी वो मुक्त होना शुरू हो जाएगा। और क्या निकलेगा यहाँ से? हीट एनर्जी निकलेगी, उष्मा भी निकलेगा। तो अगर पूछे आपसे कि पानी में चूना पत्थर डाल रहे हैं तो यह इंडोथर्मिक रिएक्शन है कि एक्सोथर्मिक, तो क्या कहोगे? कैसा रिएक्शन है यह? एक्सोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी वहां से क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। अब कुछ केमिकल रिएक्शन है जिसमें लगाना पड़ता है ऊर्जा, तब वो होता है। जैसे आपके पास एक बीकर में क्या है? पानी है। ठीक है, अब इसमें से आपको कोई कहे कि पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या कर दीजिए? सेपरेट कर दीजिए। पानी माने H2O, इसमें से कोई कहे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करिए? सेपरेट करिए। तो आप कहेंगे कि बहुत आसान सी प्रक्रिया है सर, इजिली कर लेंगे। कैसे करोगे भाई? तो इसमें दो आप क्या लगा दोगे? इलेक्ट्रोड। दो क्या लगा दोगे? इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ोगे, एक को निगेटिव से। जिसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े हो उसको क्या बोलोगे? एनोड। क्या बोलेंगे? एनोड रॉड बोलेंगे। और जिसे बैटरी के निगेटिव से जोड़े हैं इसे को क्या बोलेंगे? कैथोड रॉड बोलेंगे। ठीक है,
एनोड और कैथोड। पॉजिटिव वाला क्या कहलाएगा? एनोड। निगेटिव वाला क्या कहलाएगा? कैथोड। अब यहाँ पर H2O है, मतलब पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो हाइड्रोजन जो होता है उस पर कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज, तभी तो जुड़ा हुआ है। अब जैसे ही आप इस पानी के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे, तो हाइड्रोजन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसे अट्रैक्ट कौन करेगा? कैथोड। और ऑक्सीजन जिस पर निगेटिव चार्ज है उसे अट्रैक्ट कौन करेगा? एनोड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो गया। तो ये काम, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, हिंदी में कहते हैं विद्युत अपघटन। ठीक ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के लिए आपको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा निकल रहा है कि ऊर्जा लग रहा है? लग रहा है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो इंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, तो क्या कहोगे? इंडोथर्मिक। आपसे पूछेगी फोटोसिंथेसिस क्या है, इंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, तो क्या कहोगे? फोटोसिंथेसिस क्या है आपका? क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है? सनलाइट लग रहा है, तब जाकर के ग्लूकोज बन रहा है। समझ में आया? तो केमिस्ट्री में जिसे रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कहते हैं, बायोलॉजी में उसे क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। केमिस्ट्री में जिसे इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, बायोलॉजी में उसे क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म। केमिस्ट्री में जिसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, बायोलॉजी में उसे क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म। क्लियर है? तो वैसा एक्टिविटी जिसको करवाने में शरीर के अंदर की जो ऊर्जा है वो खर्च हो रही है, शरीर के अंदर की ऊर्जा जिस काम को करने में खर्च हो रही है वह क्या होगा? एनाबॉलिज्म। और वो कार्य जिसमें शरीर में ऊर्जा तैयार हो रही है वो क्या होगा? कैटाबॉलिज्म। आप भोजन करते हो तो भोजन को करने से आपको ऊर्जा मिलती है कि भोजन को पचाने में ऊर्जा खर्च होती है? खर्च होती है। भोजन को पचाने में ऊर्जा क्या होती है? खर्च होती है, मिलती नहीं है। इसलिए भोजन का पाचन, डाइजेशन जो है, जो पाचन है भोजन का, वह आपका किस में आ जाएगा? एनाबॉलिज्म में, क्योंकि उसमें एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, खर्च हो रहा है। और वैसा एक्टिविटी जिससे एनर्जी मिल रहा है वो क्या होगा? कैटाबॉलिज्म। तो रेस्पिरेशन क्या है? कैटाबॉलिज्म। डाइजेशन का ऊर्जा से कोई संबंध नहीं है। डाइजेशन का केवल काम इतना है कि शरीर के सेल तक क्या पहुंच जाए? ग्लूकोज पहुंच जाए। क्लियर है? याद है ना, बताया थे स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई क्या किया था? ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किया था और ब्लड में डाल के कहाँ पहुंचा दिया था? बॉडी के सेल में। तो डाइजेशन का काम वहीं पर खत्म हो जाता है। वहां से शुरू क्या हो जाता है? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, यहां से क्या शुरू हो जाएगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र शुरू हो जाएगा। क्लियर ना? चलो इसमें देख लो अब आगे। चलिए इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, रेस्पिरेशन इज अ catabolic activity by which any organism obtain ATP after the oxidation of glucose within their cell। हिंदी वाले लोग लिखेंगे श्वसन एक चयापचयी, चयापचयी, श्वसन एक चयापचयी, चयापचयी, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कैटाबॉलिक एक्टिविटी, ब्रैकेट में लिख लेंगे कैटाबॉलिक एक्टिविटी। कैटाबॉलिक एक्टिविटी प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपनी कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके, जिसमें कोई जीव अपनी कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा के रूप में
ऊर्जा के रूप में एटीपी, एटीपी ब्रैकेट में फुल फॉर्म लिख लोगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी ब्रैकेट में लिख लोगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्राप्त करता है, एटीपी प्राप्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अगला पॉइंट लिखना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेलुलर respiration, there are two types of cellular respiration, कोशिकीय श्वसन के दो प्रकार हैं, कोशिकीय श्वसन के दो प्रकार हैं। ठीक है, अब देखो श्वसन किसे कहते हैं, क्लियर हो गया ना। रेस्पिरेशन कैसे एक्टिविटी में आएगा, केटाबॉलिक एक्टिविटी में आएगा। इसमें क्या लिखा है, बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन, रेस्पिरेशन का केवल और केवल काम क्या है, क्या प्राप्त करना है, एटीपी। ठीक है, एटीपी को क्या बोला जाता है, सेलुलर फ्यूल। याद रखोगे एटीपी को क्या बोला जाता है, सेलुलर फ्यूल, मतलब कोशिकीय ईंधन। ठीक है, किसे कहते हैं, एटीपी को, या एनर्जी क्वाइन कहते हैं, एनर्जी क्वाइन यानी ऊर्जा का मुद्रा। ठीक है, यही हम लोगों के बॉडी में ऊर्जा है। यह भी प्रश्न बीपीएससी ने पिछली बार पूछा है। ठीक है, तो हम लोगों के शरीर की जो कोशिकीय ऊर्जा है वो किस रूप में रहती है, एटीपी। ये एटीपी मिलता कहाँ से है, किसको ऑक्सीडाइज्ड करके, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज्ड करके। तो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी वस्तु का जलना। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी वस्तु जलता है तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन एक केटाबॉलिक एक्टिविटी है जिसमें हम लोग प्राप्त करते हैं एटीपी, कब, आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज्ड करके। कहां पर, अपने बॉडी के सेल में। और बॉडी के सेल में ग्लूकोज गया कैसे था, तो डाइजेशन से गया था। ठीक है, दो तरह का क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। कोशिकीय श्वसन कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला इसमें लिखिएगा, पहला लिखिएगा ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस हिंदी में भी कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस इसमें डैश दे करके लिखिएगा। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड lysis means breakdown, glyco means glucose and lysis means breakdown। हिंदी वाले भी सेम लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट इसी का लिखिएगा, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकिंग डाउन ऑफ glucose within cytoplasm of the cell is called glycolysis। हिंदी वाले लोग लिखेंगे कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का, कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इन दिस प्रोसेस only ATP, only 2 mole ATP obtained after the oxidation of 1 grams ग्लूकोज। हिंदी वाले लोग लिखेंगे इस प्रक्रिया में 1 ग्राम ग्लूकोज, इस प्रक्रिया में 1 ग्राम ग्लूकोज
1 ग्राम ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर 1 ग्राम ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर 2 मोल 2 मोल एटीपी 2 मोल एटीपी तैयार करता है। दूसरा लिखिएगा क्रेब साइकिल, हिंदी में इसको कहते हैं क्रेब चक्र। क्रेब साइकिल हिंदी में कहेंगे इसे क्रेब चक्र। इसमें डैश दे करके लिखना। इसमें लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया is the site of Krebs cycle। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ क्रेब साइकिल। हिंदी वाले लोग लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब चक्र का केंद्र है। माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब चक्र का केंद्र है। माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब चक्र का केंद्र है। अगला पॉइंट लिखिएगा ड्यूरिंग क्रेब साइकिल आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 grams glucose gives 36 मोल एटीपी। हिंदी वाले लोग लिखेंगे क्रेब चक्र के दौरान 1 ग्राम ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर 36 मोल एटीपी 1 ग्राम ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर 36 मोल एटीपी तैयार करता है। 36 मोल एटीपी तैयार करता है। अगला पॉइंट लिखिएगा ड्यू टू क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड site of cellular respiration। and powerhouse ऑफ द सेल। हिंदी वाले लोग लिखेंगे क्रेब चक्र का केंद्र होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर क्रेब चक्र का कोशिका का ऊर्जा घर तथा कोशिकीय श्वसन का केंद्र कहा जाता है। कोशिकीय श्वसन का केंद्र कहा जाता है। ठीक है, अब इसको बढ़िया से समझ लो। देखो, आपसे पूछे कि रेस्पायरेशन कौन करता है तो क्या कहोगे? बॉडी का लंग्स करता है। तो लंग्स तो रेस्पायरेशन करता है, लेकिन लंग्स का रोल रेस्पायरेशन में केवल इतना ही है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसके अलावा कोई काम नहीं है। फेफड़ा केवल क्या काम करता है? श्वसन गैसों का आदान प्रदान। श्वसन हम लोगों का फेफड़ा नहीं करता, वो क्या करता है? श्वसन गैसों का केवल आदान प्रदान। सांस लिए तो लंग्स में एयर आया, अब यहाँ से एयर से ऑक्सीजन फिल्टर होकर के बॉडी के सेल में जाएगा, फिर यह कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? रिलीज करने में हेल्प करेगा। श्वसन हम लोगों के बॉडी का लंग्स नहीं करता है। जैसे अगर आपसे पूछें कि पाचन तंत्र जो है वो भोजन को पचाने के बाद ग्लूकोज को अपने पास रख लेता है क्या, तो क्या कहोगे? नहीं रखता है।
पाचन तंत्र ग्लूकोज को रख लेता है, ग्लूकोज को क्या करता है, बॉडी को, सेल को दे देता है। ठीक वैसे ही लंग्स जो है वो एयर को स्टोर करता है और इस एयर में से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, बॉडी के सेल तक पहुंचा देता है। बस इतना काम लंग्स का है, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। रेस्पिरेशन करता कौन है, ऊर्जा की जरूरत किसको है, फेफड़ा को कि बॉडी के सेल को, सेल को है। तो रेस्पिरेशन कौन करेगा, सेल करेगा। रेस्पिरेशन कौन करेगा, सेल करेगा। तो सेल जो होता है, कोई जो कोशिका होती है, मान लो या कोई कोशिका है, सेल है, तो मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि किसी भी सेल के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग। सेल का सबसे बाहरी भाग जो है इसे क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली। इसके अंदर आओगे तो एक जेली लाइक विस्कस फ्लूइड है जो पूरे इंटायर सेल में फैला हुआ है, इसे क्या कहोगे, साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। ठीक है, और यहाँ सेंटर पर क्या मिलेगा, न्यूक्लियस। क्या मिलेगा, न्यूक्लियस। ठीक है, तो एक सेल के कितने भाग होते हैं, तो केवल कितने पार्ट, 3। किसी भी सेल के कितने पार्ट होते हैं, 3। इसके अलावा चौथा कोई पार्ट नहीं है। दिस 3 पार्ट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल। क्लियर है। जैसे अगर पूछे तुमसे कि एटम के कितने भाग होते हैं, परमाणु के, तो क्या कहोगे, सर बहुत सारा होता है, लेकिन प्रमुख भाग कितने होंगे, 3 ही होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। है तो और भी, मेजोन है, पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिन है ना, ये सारे किसके भाग हैं, आपके एटम के ही हैं। सेल के भी इसके अलावा कई सारे भाग है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, प्लास्टिड है, बहुत सारे भाग हैं, लेकिन फंडामेंटल भाग कितने हैं, केवल ये 3 हैं, सेल मेम्ब्रेन। इनमें से अगर कोई भी एब्सेंट हुआ तो उसको हम लोग सेल में कंसीडर ही नहीं करेंगे। बाद बाकी किसी सेल में प्लास्टिड हट गया फिर भी उसको सेल कहेंगे। जैसे जंतुओं में प्लास्टिड नहीं होता है तो सेल है कि नहीं है जंतु। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें वैक्यूल्स नहीं है, प्लांट में सभी में वैक्यूल मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे में आपको वैक्यूल्स नहीं मिलता है, तो हम लोग सेल के अंतर्गत आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे। ठीक है, तो सेल में ये 3 चीज रहना अनिवार्य है। जैसे अब एक ऑर्गेनिज्म है वायरस, तो वायरस जो होता है उस वायरस में क्या नहीं पाया जाता, साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता, इसीलिए वायरस को हम लोग सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, ए सेलुलर। बताए थे ना, वायरस को क्या कहते हैं, ए सेलुलर, अकोशिकीय। वायरस दुनिया में इकलौता ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ए सेलुलर है। ए सेलुलर मतलब जिसमें कोई कोशिका नहीं है, उसको छोड़ के बाद बाकी दुनिया के सारे जीव सेलुलर हैं। ए सेलुलर केवल कौन है, वायरस। क्यों ए सेलुलर है, क्योंकि उसमें ये फंडामेंटल कंपोनेंट साइटोप्लाज्म नहीं है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, केवल साइटोप्लाज्म नहीं है। ठीक है, अब ये वाला जो साइटोप्लाज्म देख रहे हो, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर एक रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का। ठीक है, जो कि बाहर से कितने मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, डबल मेम्ब्रेन से, 2 झिल्लियों से ये घिरा हुआ है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में जिस वैज्ञानिक ने बताया था उनका नाम था अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया किसने बताया था, अल्टमैन ने इसके बारे में बताया था। ठीक है, ये हुआ माइटोकॉन्ड्रिया। कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेनस रॉड शेप स्ट्रक्चर। अब ये सेल है आपका। ठीक है, इस सेल में आपके पाचन तंत्र ने क्या किया, भोजन को पचा करके इस सेल के अंदर क्या पहुंचा दिया है, ग्लूकोज। ये सब मान लो क्या है, आपका ग्लूकोज है। अब ये ग्लूकोज आपके सेल में 2 जगहों पर है। पहला कहां पर है, आपके साइटोप्लाज्म में। दूसरा ये ग्लूकोज कहां गया है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। ये ग्लूकोज आपके पाचन तंत्र ने भोजन को पचाने के बाद रक्त के द्वारा आपके कोशिका के 2 भागों में पहुंचा दिया है। अब जाकर के ये ग्लूकोज बैठा हुआ है। अब इससे ऊर्जा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे जलाना पड़ेगा। बिना जले ऊर्जा निकलेगी क्या, नहीं निकलेगी। पाचन का काम ऐसे समझो, बाइक के टंकी में पेट्रोल भर दिए, ये क्या है, पाचन। अब इंजन चालू करने अगर नहीं आएगा तो बाइक चला के जाइएगा कि डुगरा के जाइएगा, अरे इंजन चालू करने नहीं आता, डुगरा के नहीं जाना पड़ेगा, तेल भरा हुआ है फिर भी। इंजन चालू करना मतलब क्या, श्वसन, रेस्पिरेशन। और टंकी में तेल भरने का मतलब क्या, डाइजेशन। समझ में आ रहा है, तो डाइजेशन आपने किया तो टंकी में ग्लूकोज भर गया। अब क्या करना है, इस ग्लूकोज को जलाना है। और जलने के लिए किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की। बिना ऑक्सीजन का कोई वस्तु जलेगा क्या, नहीं जलेगा। अब आपने सांस खींचा, तो जैसे ही सांस खींचा तो आपके फेफड़े में क्या गया, बोलो, ऑक्सीजन जाएगा जी। फेफड़े में क्या जाएगा, एयर। यहाँ छन्ना लगा हुआ है कि यहीं से छान लीजिएगा, क्या जाएगा फेफड़ा में, एयर जाएगा। ठीक है, अब ये एयर आपके फेफड़ा में गया तो इस एयर के थ्रू मोस्टली 3 प्रकार के गैस आपके फेफड़े में गए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ठीक है, और भी गैसें हैं लेकिन संख्या, मात्रा उनकी बहुत कम होती है। मेनली कितने गैस गए फेफड़े में, ये 3,
ऑक्सीजन कितना परसेंट गया? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना गया? 0.03%। नाइट्रोजन कितना गया? 78%। ठीक है, ये कहाँ गया? आपके फेफड़ा में। ऑक्सीजन इसका कॉन्सेंट्रेशन एयर में कितना होता है? यही है, ऑक्सीजन 21, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नाइट्रोजन 78%। ये कहाँ गया? आपके लंग्स में, फेफड़ा में। अब मैंने आपको पिछले दिन बताया था कि हम लोगों के ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। अब यह हीमोग्लोबिन केवल कितने गैसों को फिल्टर कर सकता है? 2 गैसों को, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। और पोषक तत्वों में केवल किसे? ग्लूकोज को। ठीक है, इन 3 चीजों को हम लोगों का ब्लड कैरी कर सकता है। यहाँ है फेफड़ा, ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ लेफ्ट साइड में क्या है? हम लोगों का हार्ट है। ठीक है, अब हार्ट क्या काम करते रहता है? ब्लड को पंप करते रहता है। हार्ट का क्या काम है? ब्लड को पंप करना। तो हार्ट ने जैसे ही ब्लड को पंप किया तो ब्लड कहां पर आया? फेफड़ा में। और फेफड़ा में क्या है? एयर। तो उस ब्लड में, इस एयर में से कौन से 2 पदार्थ घुल जाएंगे? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों। तो केवल यह कहना कि श्वसन में हम लोग ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, ये गलत है। श्वसन में ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी हम लोगों के बॉडी के सेल में जाता है, लेकिन उसका परसेंटेज इतना कम है कि उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। समझ में आया? तो श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जाता है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत ही क्या होती है? कम होती है। तो हार्ट ने ब्लड को पंप किया, ब्लड गया फेफड़ा में, और फेफड़ा में उस ब्लड में क्या मिल गया? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर वो ब्लड क्या कहलाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीकृत रक्त। ठीक है, और वो ब्लड कहां पर चला जाएगा? बॉडी के सारे सेल में। तो बॉडी के सारे सेल में क्या गया? आपका ब्लड। क्या गया? ब्लड। क्या लेके जा रहा है? ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी है लेकिन मात्रा कम है। तो ब्लड क्या लेकर गया? ऑक्सीजन। तो सबसे पहले जैसे ही वो अंदर पहुंचा, इस ब्लड की मुलाकात किससे होगी? ब्लड की मुलाकात किससे होगी? साइटोप्लाज्म में इन ग्लूकोज से। तो इन सारे ग्लूकोज को यह ऑक्सीजन क्या कर देगा? जलाना शुरू कर देगा, ऑक्सीडेशन शुरू कर देगा। अब यहाँ पर ये ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज्ड होंगे तो आपको क्या मिलना शुरू होगा? एटीपी मिलेगा, तथा कौन सी गैस मुक्त होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और बहुत ही कम मात्रा में क्या बनेगा? वाटर। अगर हम आपसे कहें कि इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन बताइए, इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन यानी श्वसन का समीकरण बताइए, तो आप क्या कहोगे? बहुत आसान है। क्या कहोगे? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। कहां पर? सेल के किस भाग में? साइटोप्लाज्म में भी होता है, लेकिन मोस्टली हम लोग किस में मानते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा प्लस एटीपी। एटीपी कितना हम लोग देखेंगे? 38 मोल। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में 2 था ना, और क्रेब साइकिल में 36, दोनों को मिला के लिखा गया है। कितना? 38 मोल प्लस क्या? वाटर। ये क्या है? रेस्पिरेशन का इक्वेशन है। कोई भी वस्तु जलेगी तो यही चीज निकलता है। लकड़ी है तुम्हारे पास, लकड़ी को जला दीजिए, तो लकड़ी को जलाइएगा तो क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा। तो धुआं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एनर्जी निकलेगी। लकड़ी जलेगा तो गर्मी निकलेगी, वो क्या है? आपका एटीपी। और थोड़ा मात्रा में वहां पानी भी देखोगे तो पानी भी दिखेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले ये ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड कहां पर हो रहा है? सेल के किस भाग में? साइटोप्लाज्म में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो क्या निकला आपका? एटीपी। कितना एटीपी निकला? कितना निकला जी? 2 मोल। साइटोप्लाज्म में केवल कितना निकलेगा? 2 मोल। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा, और वाटर बनेगा। ठीक है, तो इस एटीपी से हम लोगों के सेल को एनर्जी मिल गया काम करने के लिए। जो ब्लड अभी ऑक्सीजन लेकर के गया था, इसका सारा ऑक्सीजन खर्च हो गया किसमें? ग्लूकोज को जलाने में। अब इसी ब्लड में जब यह ब्लड वापस निकलेगा तो ब्लड में कौन सी गैस मिली होगी? ब्लड प्लस ओनली CO2, ऑक्सीजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ब्लड प्लस CO2 कहाँ निकलेगा? बाहर। और फिर कहाँ आएगा? फेफड़ा में। और फेफड़ा में पहले से बैठा हुआ है कौन? नाइट्रोजन। ये दोनों तो चला गया था ना, फेफड़ा में क्या बचा था? नाइट्रोजन। अब आप सांस जब छोड़ोगे तो क्या छोड़ोगे? नाइट्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आप क्या करोगे? रिलीज कर दोगे। तो यहाँ पर लंग्स का केवल और केवल रोल क्या था? तो केवल एक ही रोल था, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, श्वसन गैसों का आदान प्रदान। बात आई समझ में? तो पहला रेस्पिरेशन कहाँ होता है? सेल के किस भाग में? साइटोप्लाज्म में। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। अब 2 मोल ऊर्जा से बताओ काम चल जाएगा हम लोगों का? नहीं चलेगा। पता चला चलते चलते बेहोश हो गए, दिन भर थके रहेंगे, ऊर्जा रहेगी नहीं शरीर में। अब बचा हुआ जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन इस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? क्रेब साइकिल। क्रेब जो है वो वैज्ञानिक का नाम था, क्रेब जो थे वो साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के नाम पर रखा गया क्या? क्रेब चक्र, क्रेब साइकिल। ठीक है, तो बचे हुए ग्लूकोज का
को, ये जो ऑक्सीजन है वो बचे हुए ग्लूकोज को कहाँ पर जलाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। किस प्रक्रिया द्वारा जलाएगा? क्रेब्स साइकिल के द्वारा। तो क्रेब्स साइकिल से ये ग्लूकोज जलेगा तो यही चीज आपको फिर मिलेगा, एटीपी, मात्रा बढ़ जाएगी कितना? 36 मोल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। समझ गए? ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ग्लाइकोलाइसिस। तो ऊर्जा कहाँ ज्यादा मिल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में कि साइटोप्लाज्म में? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो पावर हाउस ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म की माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्यों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? समझ में आया क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह क्रेब चक्र का केंद्र है, यहीं पर क्रेब चक्र पूरा होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कोशिका का ऊर्जा घर। आज तक रटे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं? समझ गए? क्योंकि यहाँ क्या होता है? क्रेब चक्र होता है और यह 36 मोल एटीपी जनरेट करता है। क्लियर? तो तीन चीज माइटोकॉन्ड्रिया से याद रखोगे। पहला, क्रेब, साइट ऑफ क्रेब साइकिल, क्रेब चक्र का केंद्र। दूसरा याद रखोगे, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन, कोशिकीय श्वसन का केंद्र। क्रेब चक्र का केंद्र, कोशिकीय श्वसन का केंद्र। ऐसे कोशिकीय श्वसन आपका साइटोप्लाज्म भी कर रहा है, लेकिन नेग्लिजिबल मान लेंगे इसको, क्योंकि 2 मोल एनर्जी निकाल रहा है बस। ठीक है? और तीसरा क्या याद रखोगे? पावर हाउस ऑफ द सेल, वो याद ही होगा। तो तीन चीज किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। सारे पॉइंट्स क्लियर हैं दोनों? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल देख लो फटाफट। क्लियर है ना? ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब टूटना। ठीक है? ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मतलब टूटना। ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज विद इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का टूटना क्या कहलाएगा? ग्लाइकोलाइसिस कहलाएगा। आगे लिखा हुआ है, इस प्रक्रिया में 2 मोल एटीपी मिलेगा। मोल क्या है? पदार्थ की मात्रा को किसमें मापा जाता है? मोल में। 7 फंडामेंटल यूनिट फिजिक्स में पढ़े हैं ना, उसमें 7वां यूनिट कौन सा होता है? मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मापा जाता है, यह फंडामेंटल क्वांटिटी है। समझ गए? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उसमें 7वां फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मापा जाता है मोल में। तो इस प्रक्रिया में 2 मोल एटीपी मिलता है। कब? जब 1 ग्राम ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड होता है। क्लियर? उसके बाद क्या लिखा है? क्रेब साइकिल। तो क्रेब साइकिल का केंद्र कौन हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। ड्यूरिंग क्रेब साइकिल, इस प्रक्रिया के दौरान जब 1 ग्राम ग्लूकोज जलेगा तो कितना मोल एनर्जी देगा आपको? 36 मोल। क्रेब चक्र का केंद्र होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहेंगे? साइट ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन, मतलब कोशिकीय श्वसन का केंद्र तथा पावर हाउस ऑफ द सेल। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन। अगला लिखिएगा, देयर आर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन। श्वसन के 2 प्रकार हैं। श्वसन के 2 प्रकार हैं। श्वसन के 2 प्रकार हैं। पहला, पहला लिखिएगा, एरोबिक रेस्पायरेशन। इसे हिंदी में कहा जाता है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पायरेशन। लिखिएगा, इन दिस मोड ऑफ respiration, organisms respirate in presence of O2। इस प्रक्रिया में जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इस प्रक्रिया में जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करता है। इस प्रक्रिया में जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करता है। एग्जाम्पल में लिख लोगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जंतु और पौधे। दूसरा लिखिएगा, एनएरोबिक
एनएरोबिक रेस्पायरेशन, हिंदी में इसे कहा जाता है अवायवीय श्वसन। इसमें डैश देकर के लिखिएगा, इन दिस प्रोसेस organisms respirate in the absence of ऑक्सीजन। इस प्रक्रिया में जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इस प्रक्रिया में जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करता है। एग्जाम्पल में लिखिएगा ईस्ट, दूसरा लिखिएगा डिकम्पोजर बैक्टीरिया इत्यादि। ईस्ट, डिकम्पोजर बैक्टीरिया इत्यादि। ईस्ट को हिंदी में कहते हैं खमीर। क्या कहते हैं? खमीर। हिंदी वाले लोग याद रखोगे अपना, खमीर कहते हैं। डिकम्पोजर बैक्टीरिया को अपघटक जीवाणु। हो गया। तो देखो सेलुलर रेस्पायरेशन का भी कितना मोड था? 2, क्रेब्स साइकिल ग्लाइकोलाइसिस। और रेस्पायरेशन भी जीवों में कितने प्रकार से हो सकता है? तो 2 प्रकार से। कौन कौन सा? वायवीय और अवायवीय। तो नाम देख करके ही पता चल जा रहा है, वायवीय जहां ऑक्सीजन हो, अवायवीय जहां ऑक्सीजन नहीं हो। ठीक है। तो कुछ जीव जो होंगे, देखो जितने सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जो हायर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, बहुकोशिकीय जो भी जीव होंगे जिनके शरीर में कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होगी, उनको ज्यादा ऊर्जा चाहिए। तो ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो क्या करेगा? वायवीय श्वसन। और जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, कम सेल वाले, या फिर जिनका विकास मात्र टिश्यू लेवल तक हुआ है, उनमें ऑर्गेन या ऑर्गेन सिस्टम नहीं बना है, वो किससे रेस्पायरेशन करेंगे? एनाएरोबिक। तो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, देखिए कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस से बनाना पड़ता है। क्वेश्चन क्या आया था कि कंप्लीट ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन इसमें होगा, एरोबिक में होगा कि एनाएरोबिक में होगा? ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन एरोबिक में कि एनाएरोबिक में? किसमें हो जाएगा? एरोबिक में। और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या पार्शियल ऑक्सीडेशन किसमें होता है? एनाएरोबिक में। ठीक है। तो ज्यादा ऊर्जा जो मिलेगी वो किसमें मिलेगी आपको? वायवीय में, एरोबिक में मिलेगी। और एरोबिक रेस्पायरेशन कौन करता है? प्लांट्स करते हैं और जंतु करते हैं, क्योंकि उनमें मल्टीपल सेल हैं। ठीक है। और दूसरा आपका एनाएरोबिक कौन करता है? ये सब करते हैं। ईस्ट का प्रयोग किसमें किया जाता है? किसी चीज को सड़ाना उड़ाना हो तो किसका प्रयोग करते हैं? ईस्ट का करते हैं। जैसे ब्रेड को स्पॉन्जी कौन करता है? ईस्ट करता है। अल्कोहल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। अंगूर के फर्मेंटेशन में किसका प्रयोग किया जाता है? ईस्ट का। अंगूर में किण्वन होता है ना, जिससे वो खट्टा होता है, तो किससे खट्टा किया जाता है? उसे, ईस्ट को। जलेबी पहले बनता था तो जलेबी को सड़ाना पड़ता था, उसका जो मैदा होता था उसको सड़ाया जाता था, तो मैदा में क्या मिलाया जाता था? ईस्ट मिलाया जाता था, ताकि खट्टापन उसमें आए। ब्रेड केक को स्पॉन्जी कौन करता है? ईस्ट करता है। डिकम्पोजर बैक्टीरिया मतलब अपघटक जीवाणु। अपघटक जीवाणु मतलब जैसे घर में चूहा हुआ, मर गया, 2 दिन बाद चूहा गायब, हड्डी बचता है। केवल 2 दिन में ही, लेकिन 10 दिन के अंतर्गत हो जाता है। चूहा गायब हो जाता है, हड्डी बच जाता है, हो जाता है ना। तो कौन उसको सड़ा गला देता है? डिकम्पोजर बैक्टीरिया, अपघटक जीवाणु। और ये सब कैसा रेस्पायरेशन करते हैं? एनाएरोबिक करते हैं। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? हाँ, बहुत बढ़िया, याद रखना है। ठीक है। अब देखो रेस्पायरेशन में एक चीज और कई बार एग्जाम में पूछता है कि जैसे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, इक्वेशन आपने लिख लिया था? ये वाला इक्वेशन लिखे थे ना? नहीं लिखे होगे तो लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये रेस्पायरेशन का इक्वेशन है, समीकरण। लिख लीजिए इसको।
हो गया। अब देखो यहाँ पर ये हो रहा है, अब कई बार क्या होता है कि हम लोगों के बॉडी के सेल में ऑक्सीजन, हम लोग ऑक्सीजन के एब्सेंस में चले जाएं, मान लो किसी ऐसे जगह पर चले जाएं जहां ऑक्सीजन है ही नहीं। अब ऑक्सीजन नहीं है तो एयर ले रहे हैं, तो एयर में ऑक्सीजन कम जा रहा है, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जा रहा है फेफड़ों के अंदर, एयर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। उस दौरान क्या होता है हम लोगों के बॉडी के सेल में? देखा कई बार गांव वगैरह में खूब घटना घटती है ठंडा के दिन में, खूब ठंडा का दिन है तो वहाँ लाइट नहीं रहता है, तो गांव में हीटर लोग यूज नहीं करते हैं, तो हीटर की जगह क्या जलाया जाता है? बोरसी। बोरसी समझते हैं, मिट्टी का बर्तन में गोईठा उठा जला दिया जाता है, और बूढ़ा बुजुर्ग लोग इस काम को अधिक करते हैं, रूम में लगा दिए, रूम हीटर का काम करता है, एकदम धुआं धुआं हो जाता है, बूढ़ा लोग आराम से सूझ जाता है उसमें। और दरवाजा खिड़की वेंटिलेटर सब क्या किया जाता है? बंद कर दिया जाता है। ठंडा में पैक होता है ना, वेंटिलेटर में भी लोग क्या करते हैं? बोरा वोरा डाल करके उसको भी बंद कर देते हैं, कहीं से हवा नहीं आना चाहिए। अब देखो ठंडा कितना खतरनाक होता है, रात में सोए हैं रजाई में से गलती से हाथ निकल गया बाहर, तो क्या लगता है? पोलियो मार दिया हाथ में। रात भर अगर निकले रह गया गलती से तो अगला दिन काम करना बंद कर देता है। तो लोग बोरा से क्या करते हैं? दरवाजा के भी नीचे लोग ठूस देते हैं कि हवा कहीं से भी आए नहीं। अब रूम में क्या जला दिया बाबा ने? बोरसी। बाबा ने क्या जला दिया? बोरसी जला दिया। अब बोरसी जल रहा है और रूम में एयर का कोई बाहर से कनेक्शन नहीं है, सबको पैक किए हुए हैं। कुछ ऑक्सीजन बाबा टान रहे हैं श्वसन में, और क्या छोड़ रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ ऑक्सीजन जो है वो बोरसी को जलाने में खर्च हो रहा है, और बोरसी से भी क्या निकल रहा है? हीट एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है ना। तो रूम में ऐसा, अगर रूम छोटा हो तो मध्य रात्रि में क्या होगा? रूम का सारा ऑक्सीजन खत्म सांस लेने में और बोरसी को जलाने में, तो रूम में केवल क्या दिखेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बाबा सुतले सुतले ऑक्सीजन की जगह क्या खींचने लगेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ग्लूकोज प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये बड़ा डेंजरस चीज बन जाता है। ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड जब इस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगा तो वो पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, आंशिक जलन इसका जलना शुरू हो जाता है इस ग्लूकोज का, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के जगह पर क्या बन जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बन जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यह कैसा गैस होता है? तो टॉक्सिक गैस होता है। कैसा होता है? टॉक्सिक गैस होता है, जहरीला गैस होता है, ठीक है। अब जहरीला गैस है, बाबा क्या टानने लगे रात में? कार्बन डाइऑक्साइड की जगह खींचने लगे कार्बन मोनोऑक्साइड। और एक और फैक्ट याद रखोगे, ये भी आपको किसी PCS में पूछा हुआ है, हमको लग रहा है कि RAS में आया था, राजस्थान PCS में क्वेश्चन था कि मानव के रक्त में सर्वाधिक घुलनशील गैस कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। इस फैक्ट को लिख लीजिए, लिखिएगा मानव रक्त में सर्वाधिक घुलनशील गैस, मानव रक्त में सर्वाधिक घुलनशील गैस, मानव रक्त में सर्वाधिक घुलनशील गैस कार्बन मोनोऑक्साइड CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, समझ गए। तो रात में सोए सोए बाबा क्या टानना शुरू करेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये क्या है? हायर सॉल्युबल गैस है ह्यूमन ब्लड में, ठीक है। अब वो सोए सोए टानने लगे क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब वो रक्त में पूरा क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, और रक्त में मिलके कहाँ पहुंचा? फेफड़ा में। रात में हार्ट अटैक आएगा, बाबा फ्लाइट मोड में, समझ गया। सुतले सुतले कहाँ चल जाएंगे? फ्लाइट मोड में। अगला दिन सब उनको पूछेगा कि बाबा ठंडा मार दिया। ठंडा नहीं मारा, रात में गर्मा गए ज्यादा, इतना कार्बन डाइऑक्साइड टान लिया ना कि गर्मी में बेचारे चल बस। इसीलिए वेंटिलेटर तो कम से कम कभी घर का बंद बंद नहीं करना चाहिए। वेंटिलेटर बनाया ही किस लिए गया है? बाहर के का कनेक्शन घर के अंदर रहे, इसलिए ना बनाया गया वेंटिलेटर। कई को बोरा बोरिया, कई को कहा था शीशा वसा ठोक के वेंटिलेटर बंद कर देगा। भाई बनवाया ही क्यों था? बनवाते ही नहीं। जब उसमें शीशा खिड़की में ठोक देना था तो नहीं बनवाते। वेंटिलेटर बंद करने से बचना चाहिए। चलिए हो गया, कोई दिक्कत इतना में नहीं होगा, ठीक है। वायवीय और अवायवीय समझ गया। आगे लिखिएगा, छोटा सा हेडिंग बनाना, रेस्पायरेटरी ऑर्गन। रेस्पायरेटरी ऑर्गन हिंदी में इसको कहते हैं श्वसन अंग। इसमें लिखिएगा दी ऑर्गन which helps in exchange of respiratory gases, in exchange of respiratory gases। वह अंग जो श्वसन गैसों का
वह अंग जो श्वसन गैसों का आदान प्रदान करते हैं, वह अंग जो श्वसन गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, इसमें पहला लिखिएगा लंग्स। लंग्स हिंदी में इसको कहते हैं फेफड़ा, लंग्स। डैश दे करके लिखिएगा। इट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ, इट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ हायर वर्टिब्रेट्स। यह उच्च वर्गीय जीवों का, यह उच्च वर्गीय जीवों का, उच्च वर्गीय जीवों का श्वसन अंग है। उच्च वर्गीय जीवों का श्वसन अंग है। इसको लिख लीजिए। हिंदी में नॉस्ट्रिल्स को कहते हैं नासिका पट्टी, को कहते हैं वायु नली। ट्रैकिया को ट्रैकिया ही कहते हैं। लैरिंग्स इसको कहते हैं। को कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकियोल्स पे कहते हैं वायु प्रकोष्ठ। हो गया। इस बार आप लोग 69 दे रहे हैं? आप में से कोई 69वीं बीपीएससी कोई नहीं दे रहे हैं? चलिए तो 70वीं दीजिए आप लोग। फर्स्ट टाइम में लीजिएगा देख के, ठीक है। इन्हें इंतजार करना है 72वीं 75वीं। कई बार ऐसा होता है कि बीपीएससी देते देते लोग तैयारी शुरू कर देता है 25-26 से। उसके बाद लास्ट स्टेज जाते जाते कई बार होता है बाप भी बीपीएससी दे रहा है, बेटा भी बीपीएससी दे रहा है। वो उस स्थिति में भी बहुत लोग चले जाते हैं जो 40-42 साल में क्वालिफाई करते हैं, समझ गए। तो ये ऐसा है, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में जो निकाल लिया उसका ज़्यादा बेहतर रहता है। 1 से 2 अटैम्प्ट में निकाल लेना, समझ गए। इसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत वाला काम भी नहीं है। बीपीएससी इतना आसान आपका एग्जाम है। इधर 2-3 बार से बीपीएससी थोड़ा मुश्किल हुआ। बीपीएससी का अगर देखोगे ना कि मुश्किल कब से हुआ तो तुम्हें दिख जाएगा कब से। 66वीं से बीपीएससी जो था उसके बाद से क्वेश्चन का लेवल जो था वो थोड़ा सा अपराइज किया है, मैंने उठाया है। 66वीं से पहले 65 तक का बीपीएससी देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछता था। कौन इसको निकाल लेता था? तो रेलवे में जो लोग ग्रुप डी के तैयारी करने वाले छात्र लोग थे वो लोग भी बीपीएससी का पीटी निकाल लेते थे आसानी से। भले ही मेंस का क्वेश्चन देख के उन लोगों का थोड़ा सा दिक्कत हो जाता था, मेंस में लिखना नहीं आता था, लेकिन पीटी निकालना आसान था। अभी बीपीएससी का पीटी ही मुश्किल हो गया है। बीपीएससी का जो पीटी है वो अब मुश्किल हो गया है, समझ गए। कब से? 66वीं के बाद से। और एसएससी एग्जाम से तो आपका एग्जाम हमने बताया भी था पहला ही दिन कितना गुना आसान है, 5 गुना आसान। एसएससी का जो सीजीएल एग्जाम होता है ना उससे आपका बीपीएससी कितना आसान है, 5 गुना अधिक आसान है, 1-2 गुना नहीं। और पोस्ट जो अगर आपको इसमें रॉयल पोस्ट मिल गया तो एसएससी सीजीएल से कई गुना ऊपर का पोस्ट आपको मिल जाता है। आसान परीक्षा दो, पोस्ट बढ़िया लो, जॉब बढ़िया लो, ठीक है। अब एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन को देखिएगा, आप मैथ का क्वेश्चन उठाइएगा सीजीएल का किसी भी ईयर का, वो देख के आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का क्या लेवल है। रीजनिंग उठाइए, इंग्लिश उठाइए, फिर जीएस भी है उसमें, ऐसा नहीं कि जीएस नहीं है, 25 क्वेश्चन जीएस का भी आता है, समझ गया। तो इतना मुश्किल है, तो उससे तो 5 गुना आसान कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो। बस बैठ करके घर पर जितना एनसीईआरटी है एकदम 9, 10, 11, 12 का सब विषय का एनसीईआरटी पढ़ करके खत्म कर दिए। 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12 पूरा एनसीईआरटी एकदम पढ़ के अंडर मार्क करके
खत्म कर दीजिए। ज्यादा समय नहीं, हमें लग रहा है कि साल भर में 2 बीपीएससी तो हो ही जा रहा है। एक साल में बीपीएससी कितना हो जा रहा है, 2 पीटी एग्जाम हो जा रहा है ना जी। इधर आपका हो रहा है 30 तारीख को, फिर हमको लग रहा है कि अप्रैल मई तक, मई जून तक आपका फिर से हो जाएगा पीटी 70वीं बीपीएससी का। तो एकदम लिमिटेड टाइम है, मात्र 5 से 6 महीना। अगर सोच रहे होंगे अभी तो 69वीं हो रहा है, 70वीं में टाइम है, तो 70वीं का नहीं 71वीं का प्लान करिएगा। और लग रहा है कि एकदम एग्जाम नजदीक है, माने 5-6 महीने। अब सोचो पढ़ना तुमको कितना है। ऐसे मेनली पढ़ना तो आपको 4 सब्जेक्ट ही है जो आपको रिजल्ट दिलाएगा। मेन क्या है आपका, साइंस है, हिस्ट्री है, बिहार स्पेशल है, करेंट अफेयर्स है। ये 4 सब्जेक्ट आपको पीटी में रिजल्ट निकाल देगा। लेकिन अभी से तैयारी कर रहे हो तो पढ़ना तुम्हें क्या है, सारा चीज पढ़ना है। अरे मेंस भी तो लिखिएगा, तो मेंस में आपको पॉलिटी नहीं आएगा, पॉलिटिकल साइंस आएगा। तो पॉलिटिकल साइंस पूरा पढ़िएगा ना, इकोनॉमिक्स पूरा पढ़िएगा ना, वहाँ हिस्ट्री भी पढ़ना है। साइंस टेक से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 80 नंबर का, 72 नंबर का लगभग आपको साइंस टेक पूछेगा, 80 नंबर के आसपास साइंस टेक पूछेगा। तो सब चीज़ तो आपको वहाँ भी पढ़ना है। इसलिए एकदम शेड्यूल बना करके कि क्या क्या पढ़ना है। 9, 10, 11, 12 का एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट का खत्म कर दीजिए, साइंस वगैरह सब। तो साइंस में 11, 12 मत पढ़ना, साइंस में 9, 10 तक का ही एनसीईआरटी खत्म कर देना। 11, 12 समझ में नहीं आएगा अपने से। 11, 12 का मन करे तो बायोलॉजी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, जरूरत नहीं। क्लास में जितना पढ़ाएंगे वो पीटी के लिए सफिशियंट होगा, उसके अलावा मत पढ़िएगा। 9, 10 पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा खुद से, समझ गए। और बाद बाकी आर्ट्स वाला सब्जेक्ट में 11, 12 तक पूरा पढ़ लेना है। बस एनसीईआरटी पढ़ करके जाओ, पीटी तुम्हारा कोई नहीं रोकेगा, गारंटी। और उसके साथ साथ करेंट अफेयर 1 साल का। 1 साल का मतलब अगर मई में एग्जाम लेगा तो मई 2023 से मई 2024 तक 1 साल का करंट। 1 साल का करंट मतलब कब कब याद करो। कई स्टूडेंट क्या करता है, करंट पढ़ना कब शुरू करेगा, एग्जाम के 10 दिन पहले। एग्जाम के 10 दिन पहले करंट कितना आएगा, 30 करंट मिनिमम आएगा, 25 से 30 करंट। अब पढ़ता है कब, सब एग्जाम के 3 दिन पहले। और भूगोल हो गया या फिर ये सब सब्जेक्ट जो कि पीटी में मात्र 8-10 क्वेश्चन आना है। ज्योग्राफी से कितना आएगा, 8 से 10 क्वेश्चन। पॉलिटी से कितना आएगा, 7 से 8 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स से कितना आएगा, 2 से 3 क्वेश्चन, यही ना आएगा जी। अब इसको पढ़ने में लगा देगा सब कितना समय, 6 महीना। और करेंट जिसमें पूरा प्रचुर मात्रा में क्वेश्चन आना, पढ़ेगा कब, एग्जाम से 10 दिन पहले। समझ में आ रहा है। तो इसको क्या करिए, ज्योग्राफी से तो मेंस में भी बहुत दिन से क्वेश्चन ही नहीं पूछा जा रहा है। मेंस का क्वेश्चन पेपर देखिए तो ज्योग्राफी में तो बहुत दिन से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। तो किस सब्जेक्ट को क्या वेटेज देना है, कितना पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए, मेंस का भी देखिए, पीटी का भी देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन बैंक तो रहना ही चाहिए सब लोग के रूम में, ठीक है। बीपीएससी का घटना चक्र का आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, समझ गए। उसको खरीद लीजिए और खरीद करके देखिए कि 60-62 बीपीएससी है, 63 है, 65 है, 66 है, 67 है, उसमें कहाँ से कितना क्वेश्चन आया है, इतिहास से कितना आया, भूगोल से कितना आया। उसके अनुसार आपको पता चल जाएगा कि पीटी में क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है। फिर उठाइए मेंस का क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, किसी का ले लीजिए। अब मेंस का क्वेश्चन बैंक देखिए कि किन किन सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे पैटर्न आपका 68 से बदल गया है मेंस का, ठीक है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अभी जो पेपर आपका 68 का देख लीजिएगा, 68 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा है, उस अनुसार तैयारी को करिए। तो क्वेश्चन बैंक सबसे, तो वही बोल रहे हैं कि उसी में शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर कर दिया है। हाँ, तो 5 को लिखना है आपको। इस बार से 68 से इसका हमको किया है, 67 तक ही नहीं था। तो सब क्वेश्चन बैंक को क्या करिए, लेकर के देख लीजिए कम से कम। और कितना समय आप दे करके उसको पूरा करने, समय बहुत नहीं है, ये भी चीज दिमाग में रखना है। ये मत सोचो कि अभी तो 30 को होना है 69। हमारे एग्जाम में दिमाग में स्टूडेंट को रहता है 1 साल टाइम है। वो 1 साल कैसे जोड़ लेगा कि 60 हो रहा है, 69 हो रहा है तो 70 में बहुत समय। 1 साल नहीं है, 5 से 6 महीना ही है, समझ रहे हैं ना। 5 से 6 महीना में पूरा हिस्ट्री पढ़ना है, पूरा ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, पूरा साइंस पढ़ना है। पढ़ाई बहुत है, घर पे बैठ के 8 से 9 घंटा पढ़िएगा ना, तब 6 महीना में सब पूरा होगा। अगर सोच रहे हैं रैंक बढ़िया मिले, बढ़िया रैंक का मतलब टॉप 10 में आए, वो रैंक मिले, तो 8 घंटा 9 घंटा सेल्फ स्टडी क्लास के बाद करिएगा 6 महीना, तब बीपीएससी का सिलेबस पूरा होगा। एग्जाम के 2 महीना पहले पढ़ के तैयारी नहीं होता है। 2 महीना पहले पढ़ के तैयारी मतलब केवल पीटी क्वालिफाई करोगे, मेंस में 100% लटक जाओगे, समझ गए। और थोड़ा थोड़ा आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस भी बीच में शुरू कर देना। और ये वेट नहीं करना है कि अभी क्लास में, देखो स्टूडेंट का एक ड्रॉबैक क्या हो जाता है, क्लास में अभी बायोलॉजी चल रहा है, ज्योग्राफी चल रहा है, तो वो क्या करेगा, अभी केवल बायोलॉजी ज्योग्राफी पढ़ेगा। फिर क्या सोचेगा, जब हिस्ट्री शुरू होगा तब हिस्ट्री पढ़ लेंगे। क्लास में टीचर पढ़ाएं तो आपका रिवीजन होना चाहिए। हम बार बार कहते हैं क्लास में जब टीचर पढ़ाएं तो वो आपका रिवीजन क्लास होना चाहिए, ना कि आप पहला बार उस चीज को पढ़ रहे हैं।
तो हम ये पढ़ा रहे हैं ना, तो ये आपका क्या होना चाहिए, रिवीजन। हिस्ट्री का क्लास शुरू हो तो आपका क्या होना चाहिए, रिवीजन। ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है तो क्या होना चाहिए, रिवीजन। तब जाकर के तैयारी पूरा होगा। ये नहीं कि हिस्ट्री शुरू होगा तब हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे। पहले तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए कौन सा आपको टीचर का जरूरत है, मैथ है कि क्वेश्चन फंस जाएगा, टीचर का कहाँ से जरूरत है। पॉलिटी पढ़ने में कहाँ से टीचर का जरूरत है। रीजनिंग इंग्लिश तो है नहीं कि वहाँ कॉन्सेप्ट घुसा हुआ है। समझ में आ रहा है। टीचर केवल क्या करेंगे, आपको कुछ नोट्स टाइप कुछ ये आपका ट्रिक वगैरह कुछ थोड़ा बहुत बता देंगे, याद करने का तरीका बता देंगे। तो पहले से पढ़े रहिएगा तो वो आपको क्या हो जाएगा, क्लास में याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो जब आपका हिस्ट्री यहाँ शुरू हो उस समय आपका हिस्ट्री खत्म हो जाना चाहिए। मॉडर्न, मेडाइवल, एंशिएंट तीनों आपका खत्म हो गया रहना चाहिए। समझ में आ रहा है। पॉलिटी जब शुरू हो तो उसके पहले आप घर पर एक बार दो बार उसको खत्म कर दिए, एक बार नहीं 2 बार खत्म कर दिए हुई, तब जाकर के क्लास करिए। क्लास में भी मजा आएगा, टीचर पढ़ाएंगे लगेगा क्या मजाक करी, तो सब हमको आता ही है। तब देखना मेन पीटी सब एक बार में निकलता है कि नहीं। और फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप 10 में आ जाइएगा। अभी पीएससी में सबसे लास्ट वाला पोस्ट, सरल पोस्ट लेकर के क्या करिएगा। अरे पोस्ट भी मिले तो रॉयल पोस्ट चाहिए ना जी, सबसे बढ़िया उसमें पोस्ट चाहिए। किसको मिलेगा, जो रैंकर रहेगा। अब एसडीएम का आया 22 को सीट, मान लो 23 को सीट आया और आप आ गए सीधे, रैंक आपका कितना है 803। 66वीं बीपीएससी में कितना था टोटल सीट, 67वीं में ना, 67वीं में 803 सीट था। अब पता चला 803 नंबर पर आप ही हैं तो कौन सा पोस्ट मिलेगा, सबसे लास्ट का पोस्ट मिलेगा, मजा नहीं आएगा काम करने में। समझ में आ रहा है। तो टॉप 10 वाला पोस्ट, डीएसपी मिले, एसडीएम मिले, बीपीआरओ का पोस्ट मिले, बीडीओ का पोस्ट मिले, ये सब थोड़े रॉयल पोस्ट हैं, अच्छे पोस्ट हैं, सैलरी भी अच्छी है, सोसाइटी में नाम भी बढ़िया रहेगा, लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाइएगा। समझ गया। अब जैसे बीपीआरओ के पोस्ट पर गए हैं तो वहाँ पर कम से कम ब्लॉक के जितने सारे लोग हैं आपको जानेंगे, पूरा सोसाइटी में लोग जानने वाले होंगे। बीडीओ बने, पूरा सोसाइटी में लोग जानेंगे। बीईओ बने, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, वहाँ लोग जानेंगे। वैसा पोस्ट मिल दिया जो कि गुमनाम पोस्ट है, आप ही केवल फाइनल साइन करने में रह गए, कोई आपको जान ही नहीं रहा है। तिलक मिल जाएगा, बाद बाकी कुछ नहीं मिलेगा ठीक है। तो उस तरह का पोस्ट लेकर के क्या करिएगा फालतू में। बढ़िया पोस्ट मिले तो इसके लिए तैयारी, आने वाला 6 महीना बहुत चैलेंजिंग है। इस 6 महीना में सब चीज से बचते हुए, ठीक है, जितना डेविएशन है उन सारे डेविएशन से बचते हुए एनसीईआरटी को एकदम टारगेट रखो कि प्रत्येक सब्जेक्ट के 9 से 12 तक के एनसीईआरटी को 3 बार खुद से खत्म करेंगे, 4 बार खुद से खत्म करेंगे। फिर क्लास में टीचर पढ़ाएंगे तो हमारा रिवीजन होगा। कोई सब्जेक्ट पढ़ने के लिए टीचर की जरूरत नहीं है। बायोलॉजी भी पढ़ने के लिए टीचर की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगा टीचर का, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगा। बाकी हमें नहीं लगता कि कोई सब्जेक्ट में उतना ये है। सब फैक्ट है, कहानी की तरह याद करना है, पढ़ना है, रिवीजन करना है, अंडरलाइन करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, दीवार पर आपको चिपकाना है लिख लिख करके अपना नोट, सुबह उठ के उसको एक बार देख लेना है। डेली यूट्यूब पर किसी एक बढ़िया टीचर का करंट अफेयर पढ़ लेना है। अब यूट्यूब पर जाओ, जा करके मारो मई 2023 का करंट अफेयर, मई 2023 का करंट अफेयर, बढ़िया बढ़िया टीचर लोग मई 2023 का करंट पूरा पढ़ाए हुए हैं, एक बार उसको देख लीजिए। फिर जून 2023 का करंट अफेयर देख लीजिए, जुलाई 2023 का करंट अफेयर देख लीजिए। ठीक है, एक करंट अफेयर मान लो मई का देखना है, 2-3 दिन देखिए, मई का करंट याद हो जाएगा। तो याद करने का मतलब क्या, उसमें इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो आपको याद हो जाएंगे। बाद बाकी ऑप्शन से भी क्वेश्चन बनता है, ऑप्शन देगा, देख करके लगेगा कि हमारा सुना हुआ है, दिमाग स्ट्राइक करेगा, टिक कर लीजिएगा उसको। समझ गया। तो 6 महीना बहुत चैलेंजिंग है। इसको अगर बढ़िया से रणनीति के अनुसार बिना भटके हुए लगा दिए तो पहला अटेम्प्ट बढ़िया पोस्ट मिल जाएगा। और नहीं लगाए तो याद रखिएगा 3 अटेम्प्ट निकलने के बाद एनर्जी लेवल इतना घट जाता है कि बहुत रेयरली निकल पाता है लोगों का। सबसे बढ़िया देखिएगा, हर साल जो रॉयल पोस्ट होता है एसडीएम डीएसपी का, वो कौन लेता है, फ्रेशर स्टूडेंट लेते हैं। हर साल देखोगे फ्रेशर जो स्टूडेंट है ना, जो 1-2 बार बीपीएससी दिया है, वही लेता है एसडीएम और डीएसपी का पोस्ट, जो बढ़िया पोस्ट है। और बाद बाकी जो सबसे लास्ट वाले पोस्ट हैं वो कौन लेता है, तो जो सीनियर सिटीजन लोग हैं सीनियर सिटीजन समझ रहे हैं ना, जो 10 साल से बीपीएससी दे रहे हैं, वो लोग लेते हैं। तो बढ़िया पोस्ट चाहिए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में लेकर के सीट रिजर्व कर लेना है। क्लियर। तो 6 महीना एकदम खूब जम के, ये सब रिवीजन होना चाहिए। पहले बता रहे हैं क्लास में पढ़ो तो कुछ नया नहीं, सब रिवीजन का हिस्सा होना चाहिए। क्लास माने रिवीजन, बात बाकी कुछ नहीं, नया चीज क्लास में नहीं सीखना है। ठीक है, पहले से पढ़ के आना है। चलिए इसको खत्म कर देते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन का मतलब क्या हुआ, वैसे ऑर्गन जो क्या काम करेंगे, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, मतलब श्वसन गैसों का आदान प्रदान करेंगे, उन्हें कहेंगे रेस्पिरेटरी गैसेज। अब रेस्पिरेटरी गैसेज में पहला रेस्पिरेटरी ऑर्गन का नाम है क्या, फेफड़ा। तो फेफड़ा किन जीवों का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो हायर वर्टिब्रेट्स का। हायर वर्टिब्रेट्स का मतलब क्या होगा, वर्टिब्रेटा किसे कहा जाता है,
वर्टिब्रेटा उन जीवों को कहते हैं जिनके पास क्या होता है, बैकबोन। ठीक है, क्या होता है, बैकबोन। रीढ़ की हड्डी जिनमें होती है ना, उन्हें क्या बोला जाता है, वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो उन जीवों का श्वसन अंग क्या होता है, फेफड़ा। अब फेफड़ा इतने सारे ऑर्गेन्स से क्या होता है, जुड़ा हुआ है। अगर पूछे मानव का श्वसन तंत्र कितने ऑर्गेन से जुड़ा हुआ है, तो क्या कहेगा, नॉस्ट्रिल्स, विंड पाइप, ट्रैकिया, लैरिंग्स, ब्रोंकाई, एल्वियोलाई, ब्रोंकियोल्स। लैरिंग्स जो होता है ना, इसको याद रखोगे, एक और नाम से जाना जाता है, वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को कहते हैं क्या, वॉइस बॉक्स, स्वर यंत्र। स्वर यंत्र किसे कहा जाता है, लैरिंग्स को कहा जाता है। हम लोग का आवाज जो होता है वो यहीं से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब फिगर से अगर समझे तो सबसे पहले नाक के ये दोनों छिद्र हैं, इसे क्या बोला जाता है, नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, नॉस्ट्रिल्स किस में ओपन हो जाएगा, विंड पाइप में। यहां पर हो गया आपका क्या, नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स किस में ओपन हो गया, विंड पाइप। ये दोनों छिद्र नीचे जाकर के एक ट्यूब में, और इसके बगल से एक और ट्यूब आया है, कौन सा, ओसोफेगस। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, विंड पाइप। विंड पाइप का मतलब श्वास नली। इसमें नीचे आओगे तो यहाँ पर एक स्प्रिंग शेप स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, यह क्या कहलाता है, ट्रैकिया। स्प्रिंग शेप स्ट्रक्चर है, इसे क्या कहेंगे, ट्रैकिया। और ठीक यहाँ पर है हम लोगों का लैरिंग्स, यहाँ पर है लैरिंग्स। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, एडम एप्पल, एडम्स एप्पल। इसको क्या कहते हैं, कंठ द्वार। हिंदी में इसको कहते हैं कंठ द्वार। ठीक है, कंठ वाला जो हिस्सा है वो कहाँ पर मिल जाएगा आपको, एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल के बगल में ठीक यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, लैरिंग्स मिल जाएगा। अब ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया कितने हिस्सों में खुला हुआ है, दो भागों में। ठीक है, ट्रैकिया कितने भाग में खुला है, दो भाग में। और जो दो भाग ट्रैकिया का है, इसको क्या कहते हैं, जो दो भाग में खुला है, इसको कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहेंगे, ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई से इस तरीके का संरचना निकला रहता है, इनको क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल। ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहेंगे, ब्रोंकियोल्स। और इन ब्रोंकियोल्स में बैलून जैसी संरचना लगी हुई रहती है, इसको क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। बैलून से स्ट्रक्चर को कहते हैं एल्वियोलाई। और ये सब चीज स्ट्रक्चर आपका कहाँ पर मिलेगा, किसके अंदर, फेफड़ा के अंदर, लंग्स के अंदर मिलेगा। समझ में आया। एक और क्वेश्चन पूछता है कि एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस कहाँ पर होता है, तो याद रखोगे कहाँ होगा, एल्वियोलाई में। सांस लिए तो क्या गया, एयर। एयर कहाँ गया है, एल्वियोलाई में। तो फेफड़े का डायमीटर क्या होता है, बढ़ जाता है। फेफड़े का डायमीटर बढ़ा ना, सांस को खींचे तो एयर कहाँ पर भरा है, इसी एल्वियोलाई में। और इसी एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जो होता है वो कहाँ चला जाता है, बॉडी के सेल में। और फिर बॉडी के सेल में कार्बन डाइऑक्साइड जब आता है तो कहाँ पर आता है, एल्वियोलाई में। और फिर एल्वियोलाई से वो कहाँ निकलता है, बाहर निकलता है। तो याद रखोगे, श्वसन गैसों का स्थानांतरण जो होता है वो श्वसन तंत्र के, रेस्पिरेटरी सिस्टम के किस भाग से होता है, एल्वियोलाई से होता है। क्लियर आया समझ में। ठीक है, चलो उसके बाद दूसरा लिखना, ये था लंग्स। दूसरा लिखिएगा, गिल्स। गिल्स, गलफड़ा। गलफड़ा, इसमें डैश दे करके लिखिएगा। इट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गेन ऑफ फिश। इट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गेन ऑफ फिश। यह मछलियों का श्वसन अंग है, यह मछलियों का श्वसन अंग है, कॉमा। इट हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन ऑफ, इट हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, it helps in filtration of oxygen which dissolved in water. It helps in filtration of oxygen which dissolved in water. यह जल में घुले हुए, यह जल में घुले हुए, जल में घुले हुए ऑक्सीजन को, जल में घुले हुए ऑक्सीजन को छानने का कार्य, छानने का कार्य करता है। जल में घुले हुए ऑक्सीजन को छानने का कार्य करता है। अब देखो गिल्स जो होता है वो किस में है, तो फिश जो होती है ना उनमें क्या मिलेगा आपको, गिल्स। हो गया मछली। ये हो गया इसका गिल्स। इस तरीके का फिन्स निकला रहता है इनमें। देखिए, अब मछली को देखिएगा ना, तो मछली क्या करती है काम, लगातार पानी पीते रहती है। देखिए है ना,
एक्वेरियम में देखिएगा वो लगातार क्या करती है, पानी पीती है। तो पानी प्यास बुझाने के लिए पीती है, क्यों पीती है? सांस लेने के लिए। पानी किस लिए पीती है? सांस लेने के लिए। तो मछली जब पानी पी, ये वाला भाग इसका क्या कहलाएगा? गिल्स। क्या कहलाएगा? गिल्स, गलफड़ा। तो जब मछली पानी पीती है तो वो पानी जो होता है वो मछली के शरीर के किस भाग में जाता है? उसके गिल्स में। जो पानी पी वो कहाँ गया? उसके गिल्स में। ताजा मछली कभी बाजार में खरीदने जाओ तो कैसे पहचानते हो कि मछली ताजा है या फिर फ्रीज वाला है? उसका गलफड़ा देख करके। गलफड़ा अगर लाल है तो मछली ताजा है, गलफड़ा अगर पीला हो गया तो मछली बासी है। समझ गए? गलफड़ा लाल क्यों है? क्योंकि उसके गलफड़े में रक्त आते रहता है। अब वो सभी चालाक हो जाता है मछली बेचने वाला, क्या करता है कि गलफड़ा में अलता पोत देता है। अब अलता पोत दिया तो वो हमेशा लाल रहेगा। ताजा मछली का गलफड़ा लाल क्यों? उसके गलफड़े में क्या आता है? ब्लड। क्या आता है? ब्लड। और ब्लड में उसके क्या है? हीमोग्लोबिन। तभी उसका रक्त कैसा दिखता है? लाल दिखता है। समझ गए? तो मछली का ब्लड जो है वो कहाँ पर आया है? उसके गलफड़े में। और पानी जब इसने पिया तो पानी कहाँ गया? गलफड़े में। और आपको पानी है पता है कि वाटर जो होता है उस वाटर में ऑक्सीजन क्या होता है? सॉल्युबल होता है। पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है ना। तो मछली जो पानी पी, उस पानी में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन इसके गलफड़े में मौजूद ब्लड में क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। ब्लड में हीमोग्लोबिन है ना जी, तो ऑक्सीजन को कैरी करेगा। और ऑक्सीजन को जब कैरी करेगा तो गलफड़े से ब्लड प्लस ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा? मछली के बॉडी के सारे सेल में। और मछली के बॉडी के सारे सेल में भी क्या है? ग्लूकोज। मछली के बॉडी के सेल में क्या है? ग्लूकोज। इसने जो पाचन से अपने सेल में जमा किया है। फिर ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इन सारे ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज जला देगा। और जब सारे ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगा तो मछली को क्या मिलेगा? एटीपी, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो एटीपी से वो अपने सेल में एनर्जी ले लेगी। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर से उसका बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन होगा। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ब्लड अभी ऑक्सीजन लेकर के आया था, यही ब्लड अब क्या लेके जाएगा वापस? कार्बन डाइऑक्साइड। और कहाँ लेकर के जाएगा? मछली के हार्ट में। ध्यान से समझिएगा, बड़ा डीप कॉन्सेप्ट है ये हो गया मछली का हार्ट। तो मछली का जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर का होता है? तो याद रखोगे 2 चैम्बर का। हम लोग का हार्ट कितने चैम्बर का है? 4। मछली का हार्ट कितने चैम्बर का? 2 चैम्बर का। एक होता है ये ऊपर वाला ऑरिकल और नीचे वाला वेंट्रिकल। एक ऑरिकल यानी एक अलिंद और एक निलय, ये मछली में 2 ही रहता है। तो मछली के का जो ऑक्सीजन वाला ब्लड था वो सीधा कहाँ गया था? इसके बॉडी के सेल में। और सेल से जब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड था वो कहां पर आया? मछली के हार्ट में। तो मछली के हार्ट में क्या आया? CO2 प्लस ब्लड। फिर मछली का ये हार्ट ब्लड को पंप करेगा तो वो ब्लड फिर कहां आएगा? उसके गिल्स में। और गिल्स में H2 के साथ वो क्या निकाल देगी? H2O उसके गिल्स में आया था ना, तो ऑक्सीजन तो चला गया था कहाँ? उसके बॉडी के सेल में। तो क्या बचा था? H2 के साथ मछली क्या वापस निकाल देगी यहाँ से? CO2। तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, मछली में ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है? सिंगल सर्कुलेशन की डबल सर्कुलेशन? तो क्या कहोगे? सिंगल सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन 2 प्रकार का होता है, एक को कहते हैं हम लोग सिंगल सर्कुलेशन और एक को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। इसको कहते हैं द्विपथ परिवहन और इसको कहते हैं एक पथ परिवहन। तो चूंकि मछली के हार्ट में केवल ब्लड एक बार आता है और वो भी ब्लड कैसा आता है? CO2 प्लस ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसलिए याद रखोगे मछलियों में ब्लड का कौन सा सर्कुलेशन? सिंगल सर्कुलेशन। मछली के हार्ट में कभी ऑक्सीजन प्लस ब्लड नहीं आता है, कभी भी आएगा तो क्या आएगा? CO2 प्लस ब्लड आएगा। ठीक है। और जिन जीवों के हार्ट में ब्लड 2 बार आता है, एक बार ऑक्सीजन को लेकर के और एक बार कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के, उन जीवों में क्या होता है? डबल सर्कुलेशन। तो हम लोगों में ब्लड का कैसा सर्कुलेशन होता है? डबल। याद रखोगे हम लोगों में ब्लड का कैसा सर्कुलेशन होता है? डबल। और मछलियों के ब्लड में सिंगल सर्कुलेशन। इस लाइन को लिख लीजिए, देखिएगा। मछलियों के हृदय में केवल CO2 प्लस ब्लड, ब्रैकेट में लिख लेना, अनऑक्सीकृत रक्त। मछलियों के हृदय में केवल CO2 प्लस ब्लड, अनऑक्सीकृत रक्त आता है।
आता है, इसलिए उनमें रक्त का एक पथ परिवहन होता है। इंग्लिश वाले लोग लिख लेंगे ओनली deoxygenated blood enters within the heart of fish. Only deoxygenated blood enters within the heart of fish. That's why single circulation of blood occurs in fish. That's why single circulation of blood occurs in fish. समझ गए? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलिए तीसरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन लिख लेंगे ट्रैकिया। तीसरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन लिखोगे ट्रैकिया। वातरंध्र या ट्रैकिया ही लिख लो, ट्रैकिया ही कहते हैं। ट्रैकिया इसमें डैश दे करके लिखिएगा। इट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट। इट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट। इट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट। यह कीटों का श्वसन अंग है। यह कीटों का श्वसन अंग है। कीटों का श्वसन अंग है। वन साइड कॉमा देखिए, वन साइड इट ओपन्स इन इन्वायरमेंट। वन साइड इट ओपन्स in environment. It opens in environment, and another side it is connected with different cells of the body. कॉमा देके लिखिएगा। एक तरफ यह वातावरण के संपर्क में होता है। वातावरण के संपर्क में होता है। वातावरण के संपर्क में होता है तो दूसरी ओर शरीर के कोशिका के संपर्क में। तो दूसरी ओर शरीर के कोशिका के संपर्क में। समझ गए? जितने सारे इंसेक्ट्स होते हैं, मान लो कोई इंसेक्ट इस तरीके का, चक्का वाला कोई इंसेक्ट है, मान लो कॉकरोच है। लग रहा है कॉकरोच जैसा? नहीं लग। हाँ, कॉकरोच में कैसा स्केलेटन होगा बताओ? कॉकरोच ही नहीं, जितने सारे इंसेक्ट होंगे ना, सारे इंसेक्ट में याद रखोगे कैसा स्केलेटन होगा? एक्सोस्केलेटन। स्केलेटन का मतलब क्या होता है? कंकाल। अच्छा, कंकाल और हड्डी एक ही है क्या? कंकाल और हड्डी एक ही है? कंकाल मतलब क्या होता है? ढांचा। क्या होता है? ढांचा। हड्डी नहीं, मतलब हम लोगों के बॉडी का शेप जो है वो चूंकि हम लोगों के हड्डी का बना है, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे? हम लोगों का कंकाल हड्डी का बना है। समझ में आ रहा है अंतर क्या बोल रहे हैं? कंकाल मतलब क्या होता है? ढांचा। अब शरीर के अंदर मान लो हम लोगों का बोन हट जाए तो बॉडी का शेप यही रहेगा हम लोगों का। गधा का हड्डी हम लोगों में लग जाए तो गधा ऐसे नहीं दिखेंगे? दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? बॉडी का यह शेप जो है वो किस कारण से है हम लोगों का? स्केलेटन के कारण से, कंकाल के कारण से है। तो कंकाल मतलब क्या होता है? ढांचा होता है। याद रखोगे, ठीक है? अब इंसेक्ट जितने सारे हैं, अब हम लोगों में कैसा स्केलेटन है? इंडो स्केलेटन की एक्सो स्केलेटन? इंडो, हम लोग का कंकाल कहाँ है? शरीर के अंदर है तो इंडो स्केलेटन। और जिनका ढांचा शरीर के बाहर से, उसको क्या कहते हैं? एक्सो स्केलेटन। तो याद रखना है आपको, जितने सारे इंसेक्ट्स होते हैं, कीट होते हैं, उन सारे कीटों का जो कंकाल होता है वो कंकाल किस चीज का बना रहता है? काइटिन का। किसका बना रहता है? काइटिन का। ठीक है? जितने सारे इंसेक्ट्स हैं सबका स्केलेटन किसका बनाएगा? काइटिन का बना हुआ होगा। यानी इसका यह जो बाहरी आवरण पूरा का पूरा जो तुम देख रहे हो, यह किसका है? काइटिन का। इसका शेप इसके बॉडी के अंदर से नहीं है। ठीक है?
अब इसका ये जो काइटिन का स्केलेटन है उसी पर पूरे शरीर पर इस तरीके की संरचना पाई जाती है, पूरे शरीर पर। इसी संरचना को क्या कहा जाता है? ट्रैकिया। इसी को कहेंगे आपका क्या? ट्रैकिया कहेंगे। अब एक तरफ यह ट्रैकिया देख रहे हो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है, दूसरी तरफ किसके किसके संपर्क में? बॉडी के सेल के संपर्क में। अब विज्ञान में अब एक नियम होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब विसरण। विसरण किसे कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गैसों का परिवहन क्या कहलाता है? डिफ्यूजन, विसरण कहलाता है। तो एयर में यहाँ पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? हाई है, और इसके बॉडी में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? लो है। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इस ट्रैकिया से कहाँ उतरेगा? इसके बॉडी के सेल में। और सेल के अंदर इसका क्या है? ग्लूकोज। तो वो ऑक्सीजन क्या करेगा? इस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगा। तो क्या बनेगा इसके सेल में? कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी, वाटर। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन सेल में ज्यादा होगा तो वो कहाँ निकल जाएगा? शरीर से बाहर। इस प्रक्रिया द्वारा ये क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। एक कॉकरोच हो आपके पास और कॉकरोच को क्या करो? पानी में डुबा दो, उसका गर्दन केवल पानी में डुबाओ, जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? केवल गर्दन डुबाना है, जिंदा रहेगा। और पूरा शरीर पानी में डुबा दोगे तब मर जाएगा। शरीर का कोई भी हिस्सा बाहर उसका बचा रह गया, वहां से वो सांस ले लेगा, क्योंकि ट्रैकिया उसका कहाँ है? पूरे शरीर पर है। समझ गया? अब इसके अंदर कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है, सारे कीटों में नहीं। मच्छर में खून होता है? मच्छर में खून होता है? होता है कि नहीं होता है? यो नहीं पता जी। होता है? नहीं होता, वो हम ही लोगों का ब्लड रहता है। हाँ, हम ही लोगों का खून पी करके वो रहता है। मच्छर को इसलिए मारना नहीं चाहिए, अपना खून है वो। हम ही लोगों का खून पी के रहता है। तो कुछ जीव हैं जिसके पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, सारे जीवों में नहीं है। अब जैसे अगर इसको कॉकरोच मान लो, तो कॉकरोच का रक्त आपको दिखेगा। कॉकरोच में ब्लड दिखता है ना? किस रंग का होता है? सफेद। कैसा होता है? सफेद, व्हाइट कलर का होता है। क्यों होता है? जैसे अब हम लोगों का ब्लड किस कारण कैसा है? लाल है। लाल है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन हट गया तो ब्लड लाल दिखेगा? नहीं दिखेगा। इसमें होता है हीमोलिम्फ। क्या होता है? हीमोलिम्फ। इस कारण से इसका रक्त कैसा दिखता है? सफेद। अगर आप ऑक्टोपस को देखो, ऑक्टोपस का नाम सुने हो? ऑक्टोपस को देखो तो इसका खून तुम्हें कैसा दिखेगा? किस कलर का? ब्लू कलर का। पिगमेंट अलग हो जाता है। क्या पिगमेंट होता है? हीमोसियानिन। क्या होता है इसमें? हीमोसियानिन। इसीलिए ऑक्टोपस का खून तुम्हें कैसा दिखेगा? नीले रंग का दिखेगा। ठीक है, तो जैसे ही इसने सांस लिया तो ये हीमोलिम्फ जो है इसके बॉडी के सेल में पूरे के पूरे ऑक्सीजन को क्या करेगा? फैला देता है। समझ में आया? तो कॉकरोच में याद रखना हीमोलिम्फ, कलर ब्लड का व्हाइट। हीमोसियानिन किस में? ऑक्टोपस में। खून का रंग कैसा? नीला। हो गया? अब नोट में एक पॉइंट लिख लीजिए। नोट में एक पॉइंट लिखिएगा। When frog stay in नोट में लिखिएगा when frog stay in hibernation period it will be respirate through skin. It will be respirate through skin. हिंदी वाले लोग लिखेंगे जब मेंढक सुसुप्तावस्था ब्रैकेट में लिख लेना हाइबरनेशन स्टेज। जब मेंढक सुसुप्तावस्था हाइबरनेशन स्टेज में होता है तब वह त्वचा द्वारा श्वसन करता है। हो गया? अब देखो, मेंढक जो होता है वो हाइबरनेशन स्टेज का मतलब क्या होता है? सुसुप्तावस्था।
मेढक को देखोगे ना तो ठंडा का जैसे ही ठंडा गर्मी ये बरसात का दिन बीता तो क्या आएगा ठंडा, तो वो किस में चला जाता है, शीत निद्रा में चला जाता है। शीत निद्रा, उसी शीत निद्रा को क्या कहते हैं, हाइबरनेशन स्टेज। कुछ जंतु जो होते हैं वो ग्रीष्म निद्रा में जाते हैं, यानी गर्मी के दिन में कहाँ घुस जाते हैं, मिट्टी के अंदर। मेढक जो होता है वो शीत निद्रा में जाता है। ठंड बरसात खत्म हुआ तुरंत वो क्या करेगा, मिट्टी में कई फीट अंदर, 5 फीट 6 फीट अंदर चला जाता है और वहां चला जाता है, जाके आराम से चुपचाप सो जाता है। और वहीं पर वो अपने लार्वा को जन्म देगा, बच्चे को जन्म, अंडा देगा, बच्चे को जन्म देगा और फिर बाल बुतरू के साथ कब बाहर निकलेगा, 6 महीना बाद बाहर निकलेगा। ठीक है, कब, बरसात के समय। पीला पीला जो मेढक होता है ना, जो बरसात में केवल दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा। जो टर टर बरसात में रात में बादल घिरा बोलना शुरू कर देता है, जो टरटराता नहीं, सब पेको पेको बोलता है। एक एक होगा बैंक आपको 2-2 किलो का दिखेगा, लॉन्ग जंप करता है। सब जो गांव में देखे होंगे, शहर में सब नहीं दिखता है। अभी खोजोगे तो नहीं मिलेगा, अभी कहाँ रहे, हाइबरनेशन में चला गया होगा। बरसात जब पूरा रहता है ना, मतलब अभी बाहर होगा, नवंबर के बाद दिसंबर के बाद कहाँ जाएगा वो, हाइबरनेशन में जाएगा। तो उस अवस्था को कहते हैं, उसका क्या, हाइबरनेशन स्टेज, सुसुप्तावस्था। बच्चा देने के लिए कहाँ चला जाता है, मिट्टी के अंदर। ठीक है, और जब उससे बाहर निकलेगा तो फिर वो धरती पर अपना आकर के रहेगा। तो जब वो हाइबरनेशन स्टेज में है, माने मिट्टी के अंदर है, तो श्वसन किससे करेगा, स्किन से। याद रहेगा। तो मेंढक से क्वेश्चन खूब पूछता है, तो याद रखोगे जब हाइबरनेशन पूछे तब टिक करोगे स्किन। अगर पूछे मेंढक जमीन पर हो, ठीक है, कहाँ हो, जमीन पर, ऑन लैंड, तो याद रखोगे श्वसन किससे करेगा, बुक लंग्स से। किससे करेगा, बुक लंग्स से करेगा। उसका फेफड़ा किस आकार का होता है, किताब के आकार का, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, बुक लंग्स। मेढक एम्फीबियन है ना, मेढक किसमें आता है, एम्फीबियन, उभयचर, माने जमीन पानी दोनों जगहों पर रहता है। और जब मेंढक पानी में आपको मिलेगा तो श्वसन किससे करता है, बुक लंग्स से, सॉरी बुक गिल्स से। पानी में याद रखोगे बुक गिल्स, जमीन पर बुक लंग्स, और हाइबरनेशन स्टेज में स्किन से। एक हेडिंग बना करके छोड़ दीजिए, उसको अगले क्लास में पढ़ाएंगे। बना के छोड़ दीजिए, डिफरेंट वे ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। डिफरेंट वे ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। डिफरेंट वे ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज विखंडन के विभिन्न पथ। ग्लूकोज विखंडन के विभिन्न पथ, इसको अगले क्लास में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा।